ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जानते हैं आजकल प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों द्वारा बोई गई फसलों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जो किसान भाई अपने खेतों में फसलें बो रखी हैं वो हमेशा खेतों में जाकर फसलों को पाले से बचाने के उपाय करें ताकि कम से कम उनको नुकसान हो। साथ ही वो किसान भाई जो पशुपालक भी हैं वो भी इस समय अपने पशुओं का विशेष प्रबंधन करें ताकि उनका उत्पादन ना गिरे और आपको आर्थिक नुकसान ना पहुंचे। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको सहकार विकास की योजनाओं के बारे में जानकर देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव और प्रदर्शनी का समापन। देश में 3 नई सहकारी समितियों का होगा गठन और 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का होगा निर्माण। कोटा कृषि महोत्सव को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब किसान नई कृषि परंपराएं, नवाचार, मूल्य संवर्धन, प्रति बूंद अधिक फसल आदि पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से कोटा संभाग को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिए 2 दिवसीय कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का आयोजन 24 से 25 जनवरी को किया गया। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अन्न उत्पादन में हमारा देश सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हमारे किसान नई कृषि परंपराएं, नवाचार, मूल्य संवर्धन, प्रति बूंद अधिक फसल आदि पद्धति का प्रयोग करें। श्री बिरला ने फल उद्यान, स्टार्टअप, ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के माध्यम से हमने कहीं पर लागत को कम करने का काम किया है तो कहीं उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है, कहीं प्रोसेसिंग तो कहीं मूल्य संवर्धन का काम किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि की उन्नति के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की हैं। यह किसानों के प्रति समर्पण और उनकी आय में वृद्धि करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की दिशा में अग्रसर होने का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजटीय आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का संयुक्त बजट आवंटन लगभग 3,224 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 4.5 गुना से अधिक बढ़कर लगभग 1,38,921 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नवीन तकनीक, नवाचार, पशुपालन, परंपरागत खेती की जरूरत है, जिसका समावेश यहाँ रखा गया है। स्टार्टअप के माध्यम से किसानों को जानकारी मिलेगी कि किस तरह भंडारण किया जाए, कैसे कम पानी में खेती की जाए, कम लागत के अंदर खेत को जोता जाए। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कृषि विभाग और सहकारिता विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे मेलों के आयोजन से किसानों को शिक्षित किया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में 3 नई सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी है। देश में 35 साल बाद नई समितियों के गठन का निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में 3 नई सहकारी समितियों के गठन का फैसला किया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में लिया गया है। जानकारों के अनुसार देश में करीब 35 साल बाद नई सहकारी समितियों का गठन होगा। निर्णय के अनुसार सरकार ने जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी जैविक समिति
सहकारी बीज समिति और सहकारी निर्यात समिति का पंजीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण भारत का अहम हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने 35 साल बाद नई सहकारी समितियों के गठन का फैसला किया है। 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होगी, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 और वर्ष 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने स्थलों के निर्माण और संचालन के लिए वर्ष 2022-23 में लगभग 184 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1193 करोड़ रुपए सहित कुल 1377 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत के निर्णय से आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थायी आश्रय मिल सकेगा। किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थलों का संचालन किए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में निरंतर निर्णय किए जा रहे हैं। प्रदेश में संचालित गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशालाएं खोली जा रही हैं। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर हिसाब से दूध पर अनुदान भी मिल रहा है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि और सहकारिता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बनी हुई है। हम यूँ कहें कि सहकारिता के बिना कृषि अधूरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सहकारिता कृषि और किसानों के लिए काम करती है। और आज हम कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एपेक्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक भूमाराम जी को। आप मेरे साथ स्वागत करें। नमस्ते सर, बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहकारिता का सबसे बड़ा राज्य का बैंक जिसे एपेक्स बैंक कहा जाता है, वहां आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और साथ ही अब हम आपसे सवालों का दौर शुरू करें उसके पहले सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसी है, किस रूप में किसानों के लिए वरदान बन रही है और अपेक्स बैंक की या सहकारिता विभाग की क्या उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी हो रही है, आइए जानते हैं एमडी साहब से। किसान भाइयों, जैसा आपको विदित है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण बीमा योजना है और राज्य सरकार बजट घोषणा में घोषित करती है कि प्रतिवर्ष किसानों को इतना ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। जैसे 2020 में 16,000 करोड़ था और 2021 में जो है ये 18,500 करोड़ कर दिया और 22-23 में 20,000 करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसमें किसानों को जो ऋण उपलब्ध होता है उसके साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा एक मैंडेटरी बीमा योजना है। राज्य सरकार का कृषि विभाग इसकी प्रतिवर्ष जो है अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना के अंतर्गत जैसा फसलवार और उसके साथ में बोई गई जो ज़मीन है उसका और उसका क्षेत्रफल उसका गुणक करने के पश्चात उसका प्रीमियम निर्धारित किया जाता है और
3 एजेंसीज का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग और साथ में बीमा कंपनी, और चौथा जो है सहकारी विभाग की जो हमारी 29 हमारी CCB हैं और 7,282 हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं। करीब 32 लाख किसान हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रतिवर्ष जैसे अभी हम करीब 27 लाख किसानों को ऋण दे चुके हैं और इतने किसान जो है लगभग 27-28 लाख किसान हम प्रतिवर्ष जो है इसमें ऋण के माध्यम से फसल बीमा को कवर करते हैं। अब इसमें चूँकि कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसा पहले कृषि विभाग की तरफ से इसका खरीफ और रबी अलग अलग जो है इसका घोषित होता था, अब जो है संयुक्त रूप से इसकी जो है वो दरें जो है निर्धारित की जाती हैं। इसमें अब 2-3 विषय किसानों के लिए आते हैं कि एक जगह तो बीमा आ गया है, दूसरी जगह बीमा नहीं होता आ गया है, तो उसमें जैसे जो बेस है पहले चूँकि मौसम आधारित होता था, अब कटिंग आधारित हो गया है। और कटिंग आधारित में जैसे करीब 16 एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसमें ये तय होता है कि जैसे एक फसल के लिए या एक जो बुआई की गई है उसमें जो फसल है उसका जो कटिंग में कितना एक्सपेरिमेंट में कितना यील्ड जो है प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अब उसमें जैसे यदि यील्ड जो निर्धारित है उसमें कम पैदावार हुई है तो उसके आधार पर तीनों एजेंसी तय की जाती हैं। और पहले ये था कि जो बीमा प्रीमियम जो था वो हमारे खातों में आता था, अब सरकार के निर्देशानुसार इसे सीधा ही किसान के खाते में RTGS NEFT कर दिया जाता है, तो अब किसान के खाते में सीधा सेविंग अकाउंट में इसकी राशि आती है। अब अलग अलग एरिया में चूँकि किसी ज़िले में इसका बीमा कवरेज होता है, किसी ज़िले में नहीं हो पाता है, तो उसमें कटिंग एक बेस होता है, दूसरा इसमें मौसम का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चूँकि सहकारिता विभाग की बीमा योजनाओं की बात हो रही है तो राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी एक संचालित की जा रही है हमारे किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए। आइए जानते हैं MD साहब से कि ये क्या योजना है। देखिए, राज्य सहकार दुर्घटना बीमा योजना भी एक महत्वपूर्ण बीमा योजना है और जितने भी कृषक जो विभाग से ऋण ले रहे हैं, जो फसल ऋण जो है जिसे ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना बोलते हैं, उस योजना के तहत जिसमें अभी फ़िलहाल 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा दी है और इसमें उम्र जो है किसान की वो 18 से 79 वर्ष है और इसमें प्रीमियम जो है वो 343 रुपये 97 पैसा है। अब इसमें दुर्घटना होने पर, दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने पर और यदि उसके 2 अंग क्षतिग्रस्त जो है अपंग हो गए हैं या पूर्ण अपंग हो गए हैं तो 10 लाख रुपए देय है। यदि उसका एक अंग जैसे एक आँख या एक हाथ या फिर एक पैर या 2 अंगों में से कोई है ना, यदि उसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो 5 लाख रुपए उसमें देय है। ये बीमा योजना 2006 में स्टार्ट की गई थी और 2006 में इसका जो उस वक्त क्लेम जो था वो 50,000 था, फिर 2015 में इसको 3 लाख किया गया, 2016 में फिर इसको 5 लाख किया गया, 2017 में इसको फिर 6 लाख किया गया और अभी ये 10 लाख है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब चूंकि इसकी किसानों को पूरी जानकारी नहीं है तो किसान भाइयों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा और प्रार्थना भी करूँगा कि जैसे ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आप तत्काल रूप से व्यवस्थापक को बताएं और जो अपेक्षित कागज़ हैं, जैसे उसका मृत्यु कैसे हुई, किस कारण से हुई, तो प्राय आपका जैसे आधार जो है वो आधार के साथ में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि आवश्यक हो और उसकी जो आधार के साथ में उसका बीमा कंपनी जो डिटेल जो है वो तत्काल जो है हमारी व्यवस्थापक जो कार्य कर रहे हैं उसको अवगत कराएं और अपने क्लेम के लिए जो है आवेदन समय पर कराएं, क्योंकि आवेदन यदि समय पे हो जाता है और किसान यदि थोड़ा सा भी जागरूक है, व्यवस्थापक को बता देता है तो उसका क्लेम समय पे मिल जाता है। एक और योजना है जिसके बारे में MD साहब से जानते हैं, जीवन सुरक्षा योजना, वो क्या है, आइए जानते हैं MD साहब से। देखो, 2 बीमा योजनाओं का आपने जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और तीसरी बीमा योजना और है
सहकार जीवन सुरक्षा बीमा जी, योजना। ये क्या है, ये बताइए। ये भी चूँकि 2 बीमा योजनाओं के साथ में जुड़ी हुई है। यदि किसी किसान ने जो ऋण लिया है उसमें 3 लाख तक का जितना ऋण लिया है वो उसका ऋण का बीमा होता है जी। और पहले ये 10 लाख था, अभी इसको परिस्थितिवश जो है 3 लाख कर दिया गया। और इसमें उसकी उम्र का जो है ना, चूँकि उम्र तो 18 से 79 का ही है, लेकिन प्रीमियम जो है उसका निर्धारण के 2 भाग कर दिए गए हैं जी। 18 से 60 वर्ष का तक का प्रीमियम है 17 रुपये 70 पैसे, और 60 वर्ष से 79 उम्र यदि है तो उसका जो प्रीमियम है वो 46 रुपये 61 पैसा है। क्योंकि ये भी जैसे आपने किसान भाई ने किसी ऋण लिया है और भगवान करे ऐसा नहीं हो कि यदि उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो ऋण है वो संबंधित कंपनी जो है वो इसका भुगतान करेगी, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण योजना है। और मैं किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि किसी किसान भाई ने ऋण लिया हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है तो आप बस उसकी मृत्यु आत्महत्या से नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे उसमें कवर हैं। तो संबंधित हमारे व्यवस्थापक हैं आपके क्षेत्र में, जो ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हमारी कार्यरत हैं, तो उसके व्यवस्थापक को अवगत कराएं, ब्रांच को अवगत कराएं और प्रधान ऑफिस में इसको संबंधित अधिकारी है या तो एमडी से या ईओ से संपर्क करके उसको अवगत करा दें और समय पर आवेदन करें, जिससे कि उसका क्लेम समय पर मिल पाए। जी। अब आइए किसान भाइयों, जानते हैं राज्य सरकार की कृषि और सहकारिता विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, सहकारिता विभाग की कौन सी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, जानते हैं एमडी साहब से। देखिए, राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है अल्पकालीन फसली ऋण योजना बोलते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। हमारे 7,282 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं और सरकार ने अभी निर्देशित किया हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति होगी। तो किसान भाइयों से ये भी मैं निवेदन करूंगा कि हर ग्राम पंचायत में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना है, तो आप नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करवा सकते हैं। तो उसके माध्यम से आपको ऋण मिलेंगे, आसानी होगी, दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तो अल्पकालीन फसली ऋण योजना है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, यदि भी किसान को फ्री दिया जाता है जी। और उसमें 3% राज्य सरकार, 4% राज्य सरकार, 3% केंद्र सरकार वहन करती है। और नाबार्ड के माध्यम से 7.50 पे हमें उपलब्ध होता है। हम इसे 4.50 पे होता है और फिर हम इसे 4.70 पे सीसीबी को उपलब्ध कराते हैं। सीसीबी जो है इसको आगे जो है 5% जो है जीएसएस को उपलब्ध कराती है और जीएसएस जो है किसान को 7% पे उपलब्ध कराता है। इसका पुनर्भरण जो है वो जैसा मैंने आपको बताया 4% जो है वो राज्य सरकार और 3% केंद्र सरकार वहन करती है। इसके अलावा 0.80% जो सीसीबी को मिलता है तो ये राज्य सरकार द्वारा देय होता है और भारत सरकार द्वारा 1.50 ये देय होता है। पहले ये 2% था, इसको अभी कम कर दिया गया है। तो एक ये महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ में एक बजट घोषणा और है, अभी इसी बजट घोषणा में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, वो अभी किसान भाइयों को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। वो है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। अभी ये योजना का प्रचार प्रसार अभी हम कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, किसान 5 वर्ष से उस एरिया में वहाँ का रहने वाला होना चाहिए और ऐसे किसान जिनके पास में भूमि नहीं है, उसमें आपके दस्तकार और रंगाई छपाई करने वाले और इस टाइप के जो 4-5 टाइप के कार्यक्रम हैं उसमें जो उसमें कवर है जी। उसको 2,25,000 से 2 लाख तक का ऋण देय है। और ये भी एक तरह से अल्पकालिक फसली ऋण से मिलता जुलता ही है। यदि उसको वर्ष में एक बार उसका यदि चुकारा कर दिया जाता है तो अगले वर्ष जो है वो उसको जो ब्याज मुक्त के रूप में देय होगा। ये योजना अभी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, शुरुआत की है राज्य सरकार ने इसकी और इसमें सहकारी विभाग को 5,549 का लक्ष्य दिया है और अन्य जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, वो बैंक भी इसके अंतर्गत कवर है। तो ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसके साथ में और 2-3 योजनाएं हैं, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। KMY कृषक मित्र योजना, जिसमें अधिकतम 3 लाख तक का ऋण दिया जाता है और उसमें जो है वो जैसे KCC होती है उसी ढंग से इसको ट्रीट किया जाता है। 3 लाख का
चूँकि मैक्सिमम इसमें लिमिट वो है, तो किसान भाइयों को कहूँगा कि यदि आपको, चूँकि जैसे राज्य सरकार ने 1.5 लाख अधिकतम ऋण की घोषणा की हुई है, उसमें उसकी भूमि रहन नहीं होती है, और इस ऋण योजना KMY जिसे कृषक मित्र योजना बोलते हैं, इसमें उसकी भूमि रहन होती है। तो तीसरी योजना ये है। और चौथी योजना जो और भी महत्वपूर्ण है किसान भाई को, जैसे जनरली जो हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति में या फिर हमारी ब्रांच में किसान आता है, तो प्राय वो यही कहता है कि मुझे ऋण चाहिए और ऋण का क्या यूज होगा। तो जनरली 1.5 लाख तक सभी किसान भाइयों को नहीं मिल पाता, लेकिन चूँकि 2 कर्जा माफ़ी, महत्वपूर्ण कर्जा माफ़ी हुई है और उसमें करीब 15,000 करोड़ के आसपास का कर्ज माफ़ हुआ है, जो अपेक्स बैंक है उसका बहुत बड़ा, बहुत बड़ा रोल है, और हमारी DCCB का भी बहुत बड़ा रोल है, साथ में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का वो भी बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा रोल है। चौथी ऋण योजना है जो जिसे KKY बोलते हैं, किसान कल्याण ऋण योजना जी। उसमें कुल 10 लाख तक का ऋण देय होता है, और जिसमें 7.5 लाख रुपए का टर्म लोन है और 2.5 लाख रुपए का जो है उसका लिमिट है, CC लिमिट बोलते हैं। तो किसान जनरली यूज़ करता है इस पैसे का, जैसे भात है, छूछक है, या फिर परिवार में कोई फंक्शन है, किसी से उधार लिया है, ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कम ब्याज पे जो है वो कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क के काम भी निकाल सकता है। जिस तरह से आपने बताया MD साहब ने कि सहकारिता से समृद्धि, आपकी पूरी वार्ता का अगर हम मूल मंत्र कहें तो वो है सहकारिता से समृद्धि, और जिस तरह से सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक काम कर रहा है किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, वो वाकई बेहतरीन काम कर रहा है। और न केवल बैंक, इनकी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, नाबार्ड के साथ इनका सामंजस्य और पूरा विभाग जो है वो किसान और सहकारिता विकास के लिए संकल्पित हैं। बहुत बेहद अच्छी जानकारियां आपने दी, और जितनी जो सहकारी ऋण योजनाएं हैं उनका बहुत विस्तार से MD साहब ने आप किसान भाइयों के सामने बखान किया, उसका वर्णन किया। उसके लिए आपकी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से MD साहब का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी। और किसान भाइयों, अब इसी के साथ MD साहब के आभार के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इससे जुड़े कोई सुझाव आपके पास में हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।